हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेकर के आया हूँ। इसमें टोटली कंटेंट हिंदी में दिया गया है और ये वीडियो टोटल यूपी बोर्ड के लिए ही होगा, हिंदी मीडियम के लिए होगा। इसमें लाइफ स्पैन से स्टडी करेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक हम इस वीडियो को कवर करेंगे। इससे पहले हमने सीबीएसई बोर्ड के भी 12th क्लास का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का वीडियो बनाया है, जो कि चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर जो भी स्टूडेंट इंग्लिश वीडियो देखना चाहते हैं वो चैनल पे जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग कॉपी पेन को लेकर के बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, जो भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लगती है वो आप सभी लोग नोट डाउन करते चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लाइफ टर्म डेफिनेशन एंड लाइफ टाइम रेंज मीन्स जीवन अवधि परिभाषा तथा जीवन काल श्रेणी। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे जीवन अवधि। जीवन अवधि इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन होता क्या है? किसी जीव के जन्म को लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब उसका जन्म होगा तो जन्म से लेकर के जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है तब तक का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? जीवन अवधि या जीवन काल या लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, आगे, किसी जीव की जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता है। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, उसके बॉडी के आकार से कोई उसका संबंध नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि कोई जैसे हाथी हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वेट का होता है, ठीक है, चींटी होती है वो बहुत कम होती है, या फिर डॉग हो गया, फिश हो गया है, उसके ये छोटे बड़े एनिमल्स हैं। इससे ये रिलेशन नहीं कि जो जितना ज़्यादा भारी भरकम होगा, बड़ा होगा, उसका लाइफ स्पैन उतना ही ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इसमें हमने आगे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं, कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स भी हैं जिनका लाइफ स्पैन बताया गया है। ओके, जैसे क्रॉप प्लांट्स का मतलब होता है जो फार्मर्स जो होते हैं खेती करते हैं, जैसे गेहूँ हो गया है, चावल हो गया है, मक्का हो गया है, सरसों, ठीक है, ये सब क्रॉप प्लांट्स होते हैं। इनका जो जीवन काल होता है, मीन्स लाइफ स्पैन होता है, वो कितना होता है? 4 से 6 माह होता है। 4 से 6 माह होता है। ओके, ये जो पॉइंट जो भी हम कवर कर रहे हैं, लाइफ स्पैन का टर्म कवर कर रहे हैं, इसमें जो भी प्लांट्स या एनिमल्स की लाइफ स्पैन बताई गई है वो ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका लाइफ स्पैन जीवन काल कितना है, ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, रोज़ का जो जीवन काल होता है वो होता है 10 वर्ष। कितना होता है? 10 वर्ष। बनाना का जीवन काल होता है 25 वर्ष। कितना होता है? 25 वर्ष। ओके, बनियान मीन्स बरगद, बनाना ट्री जो होता है इसका होता है 300 से 500 वर्ष। कितना होता है? 300 से 500 वर्ष। ओके, ह्यूमंस इसका होता है 100 वर्ष, ह्यूमन का 100 वर्ष होता है। पैरट तोता इसका होता है 150 वर्ष। क्रोकोडाइल इसका होता है 55 वर्ष। ओके, टर्टल्स कछुआ इसका होता है 150 वर्ष। कितना होता है? 150 वर्ष। ओके, व्हेल का होता है 40 वर्ष। एलिफेंट 75 ईयर्स, 75 वर्ष। कैट 40 वर्ष। खरगोश 35 वर्ष। हॉर्स 50 वर्ष। ओके, पिजन 35 वर्ष। कैटल 26 वर्ष। यहाँ पर कैटल गाय जो है वो कितना है? 26 वर्ष है। ओके, क्रो 15 ईयर मीन्स 15 वर्ष होता है। ओके, यहाँ पर शेर, चीता, सांप, ऊँट, तितली, सॉरी यहाँ पर जो है ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तितली मीन्स बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई है उसका है 10 to 15 डे। कितना होता है? 10 to 15 डे होता है। ओके, अर्थवर्म 6 ईयर। कॉकरोच 1 to 2 ईयर। एंड डोमेस्टिक फ्लाइज होते हैं, ठीक है, उसका होता है 76 ईयर होता है। ओके,
76 ईयर होता है। आगे देखेंगे, ये तो हमने लाइफ स्पैन को कवर किया है कि लाइफ स्पैन होता क्या है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं और पूछे भी जाते हैं कि लाइफ स्पैन कितना होता है, तो वो हमने कवर किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से, वीडियो रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यस, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। फर्स्टली देखेंगे रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। देखो इसमें दिया गया है, जीव अपनी प्रजाति की उत्तरजीविता को समष्ट में बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन में होता है क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक सिंपल में हम कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता रखता है, उस क्षमता को क्या कहते हैं, हम जनन कहते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की विधियाँ, रिप्रोडक्शन की जो विधियाँ हैं, ठीक है, वो देखो क्या है। जीवों में जनन की विधियाँ जीवों के शारीरिक अविकल्प बॉडी डिज़ाइन पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं, बॉडी डिज़ाइन पर। ठीक है, अगर जैसे आए कि रिप्रोडक्शन जो मेथड होते हैं, जो डिफरेंट विधियाँ होती हैं, वो किसी भी एनिमल के किस बात पर निर्भर करती हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, बॉडी डिज़ाइन पर निर्भर करती हैं। किस पर करती हैं, बॉडी डिज़ाइन पर निर्भर करती हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जीवों में जनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, और सेक्सुअल जो होता है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जनन की वह विधि जिसमें मेल नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ओके, ये बात हो गई है। और इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में जिसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म भाग लेता है, ठीक है, केवल एक, उसे क्या कहेंगे हम, अलैंगिक जनन कहेंगे। ओके, आगे हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है कि जनन की प्रक्रिया मीन्स जो लैंगिक जनन जनन जो होता है, ठीक है, वो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के द्वारा होता है। ठीक है, 2 प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन जो होता है इसमें केवल एक जीव भाग लेता है। क्या लेता है, एक जीव भाग लेता है, केवल एक जीव भाग लेता है। जबकि लैंगिक जनन होता है इसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन जो होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अलैंगिक को क्या कहेंगे हम, एसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, और लैंगिक को क्या कहेंगे हम, सेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सेक्सुअल। ओके, तो 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो एक जो टर्म है जो हमें ये बिल्कुल अच्छे से तैयार रखना है कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक जीव, केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग लेता है, और सेक्सुअल में मेल और फीमेल 2 ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं, जिसमें एक मेल होता है, दूसरा कौन होता है, फीमेल होता है। ओके, आगे चलते हैं। यस, जनन में मीन्स यहाँ पर जो दिया गया है लैंगिक जनन में अंतर। ओके, तो यहाँ पर जो है एसेक्सुअल, कौन सा है, एसेक्सुअल। ओके, यस, सॉरी, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंस दिया गया है कि अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, तो हम अंतर को स्पष्ट करेंगे। पहले देखेंगे कि आखिर अलैंगिक जनन होता क्या है और लैंगिक जनन क्या होता है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले देखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में। इसमें दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेता है। मीन्स जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग लेता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग लेता है। सेकंड पॉइंट, इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती है। ओके, जो अलैंगिक जनन के द्वारा न्यू ऑफ स्प्रिंग जो संतान बनती है उसमें विविधता नहीं पाई जाती है। ओके,
नेक्स्ट, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, मीन्स युग्मक मीन्स होता है गैमीट्स। क्या होता है? गैमीट्स। ओके, ठीक है, तो गैमीट्स का निर्माण नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, इसमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है। जनक और संतति, यहाँ जनक का मतलब होता है पेरेंट्स। क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और संतति का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, मीन्स संतान। क्या होती है? ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतान होती है। ओके, याद रखना है, ठीक है। तो जो पेरेंट्स होते हैं और ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनमें पूर्ण समानता पाई जाती है, बिल्कुल समान होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी? अलैंगिक जनन की। अब है लैंगिक जनन। इसमें देखेंगे, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों भाग लेते हैं, मीन्स नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती है। जो लैंगिक जनन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग संतान बनती है उनमें विविधता पाई जाती है, उनमें विविधता पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स, युग्मक मीन्स क्या होते हैं? गैमीट्स का निर्माण होता है। जो मेल गैमीट होता है उसे स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, ठीक है। और जो फीमेल गैमीट होता है उसे क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमीट होता है और दूसरा फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट को स्पर्म कहेंगे और फीमेल गैमीट को ओवम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें केवल आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। ओके, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जनरेशन बनती है, नेक्स्ट जनरेशन बनती है, मीन संतान बनती है, वो आनुवंशिक रूप से जेनेटिक जो उनमें कंटेंट होता है वो कैसा होता है? समान होता है। ओके, लेकिन फिजिकली शारीरिक रूप से बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा डिफरेंस असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मीन्स अलैंगिक एंड लैंगिक जनन में। अब हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये हम इसमें जानेंगे। ओके, विद डायग्राम के बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे इसकी हम। तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। मीन्स वह प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस जिसमें केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग लेता है, केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार मीन्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे, पहला जो है वो कौन सा है? विखंडन, जिसे हम कहेंगे फिजन। क्या कहेंगे? फिजन, ठीक है। देखते हैं, जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में होता है। किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है, जिसमें एक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मीन्स फिजन का मतलब ये होता है कि वह प्रोसेस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं। कैसे लेते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स एक कोशिकीय। कैसे लेते हैं? एक कोशिकीय, सिंगल सेल्ड भाग लेते हैं, जिसमें होता क्या है कि एक कोशिका जो होती है, केवल एक जो कोशिका होती है वो 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में, मतलब संतानों में, ठीक है, डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो फिजन का जो मतलब है वो केवल इतना है, फिजन मतलब विखंडन, विखंडन मतलब तो विभाजित होना। क्या होना? विभाजित। केवल कोई एक सेल है वो डिवाइड होकर के एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, यस। आगे देखते हैं कि जो विखंडन है, जो फिजन है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है। फिजन जो है वो 2 प्रकार का होता है। नाउ फर्स्ट, बाइनरी फिजन। क्या होता है? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। द्वि मतलब 2, ठीक है। मीन्स इसमें है क्या कि कोई 2 सेल, 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे होंगे। कैसे बन रहे होंगे? केवल 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे होंगे। ओके, बाई
बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें देखते हैं, इस विधि में जीव की कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी कोशिका जो होती है 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। उदाहरण अनेक जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा एवं लेशमानिया। ठीक है, तो बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा में होता है, लेशमानिया में होता है, या फिर डायरेक्टली कह दिया यहाँ पर प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। प्रोटोजोआ के और भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ, इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूग्लिना होता है। ठीक है, पैरामीशियम होता है। ओके, अमीबा है ही, अमीबा होता है। ओके, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम होता है। ओके, तो ये सभी जो है फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी में क्या होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ओके, आगे देखते हैं। दोनों में डिफरेंस बताया गया है कि अमीबा है और लेशमानिया जो है कि जो बाइनरी फिजन होता है इसमें 2 खंडन होता है, उसमें क्या अंतर होता है। देखिए, अमीबा में 2 खंडन किसी भी तल से हो सकता है। मीन्स जो अमीबा में अगर बाइनरी फिजन हो रहा है वो किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी तल से हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है उसमें। जबकि लेशमेनिया में 2 विखंडन एक निश्चित तल से होता है। ये बात याद रखना है कि अगर अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है तो वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, लेकिन लेशमानिया में एक निश्चित प्लेन से होता है, निश्चित तल से होता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है मैन। इसमें बाइनरी फिजन को बाई डायग्राम देखते हैं कि क्या है इसमें। देखो, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर है। पेरेंट सेल है अमीबा की, इसमें ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म फैला है। क्या फैला है, साइटोप्लाज्म। ओके, यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, जैसा कि बता चुके हैं। अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसमें क्या है, बाइनरी फिजन होना है, इसमें रिप्रोडक्शन होना है असेक्सुअल। होता क्या है, फर्स्टली कि ये अमीबा जो है वो साइज में थोड़ा ग्रोथ करता है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। साइज में ग्रोथ करेगा। अभी यहाँ पर देखा कि सिंगल न्यूक्लियस है, एक सिंगल न्यूक्लियस है। फिर आगे क्या होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। लिखा हुआ है न्यूक्लियस डिवाइड्स, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। तो एक से कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए। ओके, अब आगे होगा क्या कि जब इसके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तो इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगेगा। तो ये देखिए, साइटोप्लाज्म जो है इसका, ये भी डिवाइड होने लगता है। ठीक है, और एक बीच में एक कंस्ट्रक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। और इसी कंस्ट्रक्शन से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। इस तरह से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। कितनी सेल बनती है, 2 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का जो मतलब ही था कि एक कोई यूनिसेलुलर सेल है, सिंगल सेल है, उसमें क्या है कि डिवीज़न स्टार्ट होता है और डिवीज़न स्टार्ट होकर के 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये याद रखना है कि जब भी बाइनरी फिजन होगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ओके, ये बात याद रखना है। ठीक है, कुछ आगे स्टडी के लिए, पॉइंट के लिए एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ मैं कि जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवाइडिंग ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। ओके, आगे जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है तब इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस कहेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिजन का फर्स्ट पार्ट था बाइनरी फिजन, सेकंड पार्ट है मल्टीपल फिजन। कौन सा पार्ट है, मल्टीपल फिजन। इसमें देखते हैं क्या है। इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन में क्या है, बहु मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कोई एक सिंगल सेल है वो क्या करेगी, सिंगल सेल डिवाइड हो जाएगी बहुत ज़्यादा पार्ट में, उसके बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे और एक सेल से बहुत सारे ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, बहुविखंडन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम। ओके, देखते हैं आगे। यस, विखंडन मीन्स फिजन, जो कि फर्स्ट पार्ट था फिजन। ओके, फिजन जो है 2 टाइप्स का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन, मीन्स बाइनरी फिजन। ठीक है, और मल्टीपल फिजन कौन सा होता है, मल्टीपल फिजन 2 टाइप्स का होता है। ओके, जैसा कि पढ़ चुके हैं। इसमें जो द्विविखंडन होता है, इसमें जनक कोशिका 2 बराबर संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अमीबा हो गया है। और इसका क्या होता है, इसमें जनक कोशिका अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। ओके, यस, आगे पढ़ते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं, मल्टीपल फिजन का डायग्राम क्या है। देखो, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। ये प्लाज्मोडियम की सेल है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस हो गया है, साइटोप्लाज्म है, सेल और सिस्ट। सिस्ट मीन्स आउटर कवरिंग जो होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सबसे बाहर की कवरिंग जो होती है उसे कहेंगे हम सिस्ट कहेंगे। इसमें होता है क्या, इसमें मल्टीपल फिजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्टली होता है क्या है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। ओके, माइटोसिस डिवीजन होगा। जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो इसका न्यूक्लियस जो है और साइटोप्लाज्म मैनी सेल्स में, मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो, मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाई फिजन, बाई मल्टीपल फिजन, तो बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब होगा क्या इसमें आगे कि इसकी सिस्ट जो है, आउटर कवरिंग जो है वो ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। ये देखो फट चुकी है, ब्रस्ट हो चुकी है। जब ये ब्रस्ट हो जाती है तो सभी सेल्स क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं, सभी सेल्स रिलीज हो जाती हैं। तो एक सिंगल सेल से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, मल्टीपल फिजन कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन। इसमें देखते हैं, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल है इसका स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि सरल संरचना वाले जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं, कोई ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो गया है। ठीक है, एक ऐसी डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं और इसकी प्रत्येक पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, कोई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो स्पायरोगायरा का है। ठीक है, ये बहुत सारे पार्ट में टूट जाता है और प्रत्येक पार्ट क्या होता है, एक नया स्पायरोगायरा बना लेता है। ओके, नेक्स्ट है रीजनरेशन। ओके, पुनर्जनन। इसमें होता क्या है, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्या एग्जाम्पल है इसका, हाइड्रा। तथा प्लेनेरिया। जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। ओके, तो रीजनरेशन जो है इसका एक सिंपल फॉर्म समझेंगे कि रीजनरेशन में होता क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी वेजिटेटिव बॉडी है, उसे हम कई पार्ट में काट देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि उस बॉडी पार्ट जो है वो उसका ग्रोथ कर जाता है और ग्रोथ करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं हम। चलिए देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं। यस, ये पेरेंट प्लेनेरिया की बॉडी है, प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी है। इसे क्या किया गया, 3 पार्ट्स में कट कर दिया गया इस तरह से। ठीक है,
और इसके प्रत्येक पार्ट से न्यू प्लेनेरिया की बॉडी बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यही तो रीजनरेशन पड़ा है। रीजनरेट मतलब रीजनरेट होना, ये पार्ट है, ये दोबारा से पुनः रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, एक न्यू कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो हुआ क्या कि एक सिंगल था, तो सिंगल से क्या हुआ है, डॉटर सेल्स बन चुकी हैं, डॉटर प्लेनेरिया बन चुके हैं। एक से कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। ओके, तो रीजनरेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा है वो क्या है, प्लेनेरिया है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया हो गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बडिंग। क्या है, बडिंग। ओके, बडिंग क्या है, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि, मुकुल या फिर से क्या कहेंगे, वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्रता जीव बन जाता है। स्वतंत्र जीव बन जाता है। ओके, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, मुकुलन कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट हाइड्रा। एग्जाम्पल क्या है इसका, ईस्ट एंड हाइड्रा है। ओके, तो जो बडिंग प्रोसेस है, जो बडिंग की प्रोसेस है, तो बडिंग में होता क्या है कि इसमें होता है कि कोई एक पेरेंट बॉडी है। ठीक है, एक पेरेंट बॉडी हो गई है, मान लो ये पेरेंट बॉडी होगी। इस पेरेंट बॉडी से क्या है, एक ग्रोथ निकलती है, आउट ग्रोथ निकलती है। ठीक है, इसे हम कह देते हैं बड। क्या कह देंगे, बड कह देंगे। क्या कहेंगे, इसे बड कहेंगे। ओके, और ये बड क्या होती है, ये पेरेंट से टूट करके अलग हो जाती है, ये अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अलग, और अलग होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगी। क्या कर लेगी, फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, तो ये बडिंग का एग्जाम्पल हो गया है। इसमें डायग्राम के थ्रू भी दिया गया है, समझाया गया है। देखो समझते हैं इसे। ये पेरेंट्स बॉडी है, हाइड्रा है। ये हाइड्रा में ये देखो आउट ग्रोथ निकल रही है, बड निकल रही है। ये थोड़ा साइज में ग्रोथ करती है और ग्रोथ करके थोड़ा ये बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, और यही क्या होगी, यहाँ से अलग हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देगी। ओके, न्यू हाइड्रा बना देगी। ओके, तो ये था बडिंग के बारे में। ठीक है, तो बडिंग का एग्जाम्पल ईस्ट एंड हाइड्रा होता है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। यस, स्पोर फॉर्मेशन मीन्स बीजाणु समासन। इसमें है क्या है कि अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। इन्हीं बीजाणुधानी में जनन के लिए बीजाणु पाए जाते हैं जो वृद्धि कर नए जीव उत्पन्न करते हैं, जो वृद्धि करके क्या करते हैं, नए जीव उत्पन्न करते हैं। ओके, जिसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस है। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस। ठीक है, इसका मेन पॉइंट जो है वो समझते हैं क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है क्या है कि कोई सरल मल्टी सेलुलर सिंपल बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है। ओके, उनमें होता क्या है कि उनकी स्ट्रक्चर है, उसमें एक आउटग्रोथ टाइप की, एक बॉडी टाइप की बन जाती है, ऊपर सर्कुलर स्ट्रक्चर टाइप की बन जाती है, जिसे हम स्पोरेंजिया कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहेंगे मीन्स बीजाणुधानी। क्या कहेंगे इसे हम, बीजाणुधानी कहेंगे। और इसी बीजाणुधानी में इस तरह से बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं, बहुत सारे क्या बन जाते हैं, इस तरह से स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, और यही स्पोर क्या है, यहाँ से ये जब स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, जब फट जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे स्पोर अर्थ पर गिर जाएंगे, और अर्थ पर गिरने से क्या होगा, बहुत सारे प्लांट यहाँ बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, राइजोपस था। इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। ओके, बीजाणु की विशेषताएं क्या होती हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है। जो बीजाणु, बीजाणु मतलब स्पोर। क्या कहेंगे इसे हम, स्पोर, स्पोर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, स्पोर। ठीक है, स्पोर इसे कहेंगे। ठीक है, तो बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा करती है। अर्थात चूँकि ये बीजाणुधानी के फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, जैसा कि बताया कि जब बीजाणुधानी स्पोरेंजिया फटेगी तो ये स्पोर क्या होंगे, फैल जाएंगे, अर्थ पर गिर जाएंगे। ठीक है, फैल जाते हैं। तब यदि ऐसी परिस्थिति हो जिससे इन बीजाणुओं को नुकसान पहुंचने वाला हो तो इनकी मोटी भित्ति इन फैले हुए बीजाणुओं की रक्षा करती है, और जैसे ही इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बनती हैं, ये नम सतह के संपर्क में आने पर वृद्धि करने लगते हैं
और नए जीव उत्पन्न करते हैं, और न्यू जीव उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि बीजाणु जनन द्वारा जीव लाभान्वित होते हैं। ओके, तो होता क्या है कि जब कोई बीजाणुधानी में, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, बीजाणुधानी है। इस बीजाणुधानी में ये क्या बन रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, ये क्या है, बीजाणु हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, बीजाणु हो गए हैं। ओके, तो इनके ऊपर एक मोटी सी भित्ति पाई जाती है, ऐसी मोटी सी भित्ति पाई जाती है। ये भित्ति क्या करती है, इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाती है। ठीक है, तो इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यस, यस, राजोपस का एक प्लांट है, ठीक है, जो कि एक फंगाई है। इसमें है क्या, ये पूरा प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर गया हुआ है। इसके ऊपर ये स्पोरेंजिया है, क्या है, स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी है। और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ये क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं। और इसे हमने हाइफी कहा है, ये क्या है, हाइफी वगैरह है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये स्पोरेंजिया ब्रस्ट होती है, फटती है, तो स्पोर क्या है, देखो बाहर निकल रहे हैं, स्पोर बाहर निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं, बाहर। स्पोरेंजिया से डिस्पर्सिंग स्पोर्स, डिस्पर्सिंग स्पोर मतलब होता है स्पोर का बाहर निकलना। और ये किसी सरफेस पर जाकर के यहाँ पर गिरते हैं। ठीक है, जब सरफेस पे जाकर गिरते हैं तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है, मीन्स अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तब क्या होता है, इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और जर्मिनेट होकर के इसी तरह का न्यू प्लांट ये बना लेते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो किस में होता है, राइजोपस में होता है। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो पौधों के लिए, पौधों के कायिक भागों में जैसे जड़, तना एवं पत्तियों से भी नए पौधे उगाए जाते हैं। जो प्लांट्स हैं उनकी जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया है, लीव्स हो गई हैं, इससे क्या है कि न्यू प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। ठीक है, जनन की इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, मीन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें वेजिटेटिव पार्ट विकसित होकर न्यू प्लांट उत्पन्न करता है। इसका जो कायिक भाग जो होता है वो विकसित होकर के नया पौधा बनाता है, नया पौधा उत्पन्न करता है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है मोस्टली प्लांट्स में ही पाया जाता है। किस में होता है, प्लांट्स में ही। ठीक है, समझना कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, ये मुख्यतः प्लांट्स में ही पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि प्लांट्स के कुछ रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीफ हो गए, इनसे क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि रोज़ का पौधा हो गया है, ठीक है, रोज़ का प्लांट हो गया है, इसकी ब्रांच को हम कट कर लेते हैं, काट लेते हैं, और इस ब्रांच को क्या करते हैं, हम कहीं दूसरी जगह जा करके अच्छे से कटिंग करके लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें सीड की ज़रूरत तो नहीं पड़ी ना, उस ब्रांच को हमने लगा दिया, और वही ब्रांच जो है उसमें रूट भी बनने लगते हैं, और धीरे धीरे करके उसी ब्रांच से कंप्लीट प्लांट्स बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टाइप हो गया है। ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, शुगर कैन, गन्ना। गन्ने क्या करते हैं, गन्ने को छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेते हैं, और कट करने से क्या करते हैं, कट करने के बाद उन्हीं को हम लगा देते हैं, और उनसे क्या होता है, न्यू प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, कोई सीड तो नहीं था उसमें। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है ना, इसमें क्या है, वो स्टेम था। ठीक है, तो उससे क्या है, नया पौधा बन जाता है। जैसे कि रोज़ का स्टेम हो गया है, गन्ना का स्टेम हो गया, इससे क्या है, नया स्टेम बन जाता है। जड़, अगर जड़ की बात करें तो बहुत सारी जड़ होती है जिन्हें हम लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। पत्तियाँ भी होती हैं, पत्तियों को लगाने से भी नया पौधा बन जाता है, जैसे कि बताएंगे हम। ब्रायोफिल्लम एक प्लांट है, कौन सा प्लांट है, ब्रायोफिल्लम। तो ब्रायोफिल्लम जो प्लांट है, ठीक है, इसकी लीफ से क्या होता है, न्यू कंप्लीट प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओके, तो हमने ये समझा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, जो प्लांट्स में ही होता है, इसमें होता क्या है कि पौधे के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनसे, जैसे तना हो गया है, पत्ती हो गई है, जड़ हो गई, इससे नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ओके, अब कायिक प्रवर्धन के जो है वो लाभ क्या होते हैं वो देखते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के कारण निम्न है। मतलब कुछ पौधे जो उगाते हैं उनका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं उनके कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है पॉइंट, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा ही किया जाता है। मान लो बहुत सारे प्लांट ऐसे हो जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उनसे नया पौधा हमें अगर बनाना है तो क्या करते हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल और फूल
लगने लगते हैं। कहने का मतलब है कि हम सीड डालेंगे, सीड से थोड़ा प्लांट छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फ्लावरिंग वगैरह होगी, धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है क्या है कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ब्रांच, स्टिप कुछ भी लगा देते हैं, तो उससे क्या है कि बहुत जल्दी फ्रूटिंग होने लगती है, फ्लावरिंग होने लगती है, फ्लावरिंग होने लगी, फ्रूटिंग होने लगी, मीन्स फूल आ जाएंगे और उनसे फल भी जल्दी से बनने लगते हैं। तो क्या होता है कि हम इससे बहुत जल्दी प्लांट को बड़ा कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं, जिससे फल और फूल जल्दी से प्राप्त हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं। फल कम और छोटा होते जाना आदि, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान ही फल फूल लगते हैं। कहने का मतलब इस पॉइंट का ये है कि जनरेशन बाई जनरेशन जेनेटिक चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल हो या कोई प्लांट हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हमने जिस प्लांट के पार्ट को कट करके लगाया है, तो उससे जो नया प्लांट बनेगा वो बिल्कुल सेम, उसका लीफ हो जाए, उसका फ्लावर स्ट्रक्चर हो जाए, फ्लावर कलर हो जाए, उसका उसमें जो फ्रूट लगेंगे उनका स्वाद जो हो जाए, वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट, जिस प्लांट से हमने कट करके ब्रांच को लगाया है, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा हर तरह से, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, ये पौधे उगाने की सस्ता और आसान तरीका है, ये पौधे उगाने का आसान और सस्ता तरीका है। इस विधि द्वारा केला, गुलाब, आम, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। ओके, ये बात याद रखना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, इसके द्वारा केला हो गया, गुलाब हो गया, आम, गन्ना आदि उगाए जाते हैं, और एक सस्ता मेथड है। कैसा है? सस्ता मेथड हो गया। ओके, आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल, कैसा होता है? नेचुरल, ठीक है। एक नेचुरल होता है, मतलब नेचर में खुद से ही होता रहता है, ठीक है। वो किस किस द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, और पत्ती के द्वारा होता है, ठीक है। बाई रूट, बाई स्टेम, बाई लीफ। तो जो जड़ के द्वारा होता है वो किस में होता है? गाजर और शकरकंद में होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जड़ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में पाया जाता है, या फिर जड़ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होने वाले दो प्लांट के नाम बताइए, तो हम बताएं किस में? गाजर और शकरकंद में। ओके, तने के द्वारा किस में होता है? तो आलू में होता है और अदरक में होता है। आलू में होगा और अदरक में होगा। ओके, पत्ती के द्वारा ब्राइफिल्लम, जैसा कि हमने पहले बताया कि पत्ती के द्वारा होता है कौन सा प्लांट है? ब्राइफिल्लम। तो पत्ती के द्वारा किसमें होता है? ब्राइफिल्लम। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि पत्तियों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस प्लांट्स में पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्राइफिल्लम होगा, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, वो तो नेचुरल था, और ये है कैसा? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। कैसा है? आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो होता है वो कौन कौन कैसे कैसे होता है? कलम या रोपड़ के द्वारा होता है, कर्तन मीन्स ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, लेयरिंग के द्वारा होता है। मीन्स कलम का मतलब होता है कलम करके पौधों कट करके लगाया जाता है, कोई ब्रांच से उन्हें कलम करके लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है, कोई पौधा हो गया है, इसमें ये बहुत सारी ये ब्रांच हो गई हैं, इस ब्रांच को ये हमने कट कर लिया ठीक है, और थोड़ा कट करने के बाद हमने क्या किया, इसे हमने अर्थ पर लगा दिया, ठीक है। जिससे क्या है कि न्यू प्लांट बनने लगता है कलम, ठीक है। ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, और लेयरिंग। ग्राफ्टिंग क्या करते हैं कि एक प्लांट जो होता है, ठीक है, उस प्लांट को क्या करते हैं, उस प्लांट पर किसी दूसरे उसी स्पीसीज़ के प्लांट की ब्रांच को बाइंड कर देते हैं, ठीक है, जिससे न्यू प्लांट कंप्लीट बन जाता है, ठीक है। तो कलम के द्वारा होता है वो आम में और अमरूद में, नींबू में होता है। ग्राफ्टिंग गुलाब और गन्ना में होती है, ठीक है। और लेयरिंग किस में होती है? चमेली में होती है। किस में होती है? चमेली में होती है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने लाइफ स्पैन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स तक पूरा क्लियर किया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तक हमने कवर किया इसमें। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ये वीडियो उन तक पहुँचे और इस वीडियो का वो सभी लोग लाभ ले सकें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिस तक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।